हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 16वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने बाबा मुस्कुराया और उन्होंने अर्जुन और मान्यता दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो चलो अब अंदर ही चलो, क्या यहीं पर रहकर बात करनी है। फिर उन्होंने एक सर्वेंट से कहा, इनका कमरा रेडी करो और इनका लगेज भी वहीं पहुंचा दो। सर्वेंट जल्दी से आगे बढ़ा और एक दूसरे सर्वेंट जिसने लगेज पकड़ा था उनसे लेकर वह अंदर चला गया। अर्जुन और मान्यता अर्जुन के बाबा के साथ आकर हॉल में सोफे पर बैठे। वहीं जानवी और राघव भी उनके पीछे पीछे जाकर सोफे पर एक किनारे में बैठ गए। तभी अर्जुन ने मान्यता को देखकर अपने बाबा से कहा, बाबा आप उस डील के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। वो डील मैंने कैंसिल किया था क्योंकि मुझे वह डील सही नहीं लग रही थी। तभी अर्जुन के बाबा ने मान्यता की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह डील सही नहीं है? अगर ऐसा है तो हम उस डील को नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में वह क्लाइंट वापस हमसे मीटिंग करने के लिए कह रहे हैं, तो एक बार तुम देख लो। अगर तुम्हें सही लगता है तो ही हम वो डील को करेंगे, नहीं तो फिर उसे कैंसिल कर देंगे। तभी राघव ने बीच में कहा, लेकिन बाबा उस डील से हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर उसने अर्जुन को देखकर कहा, अर्जुन तुमने सही में छानबीन की है कि वह डीलर सही नहीं है क्या? मैंने तो उस डीलर के बारे में पता किया जो सब सही है और डील भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तभी अर्जुन ने राघव को बीच में टोकते हुए कहा, राघव मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि जो डील हम करने वाले हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। अगर वो बाहर लीक होती है तो हमें ही प्रॉब्लम होगी और जिस फ़ायदे की तुम बात कर रहे हो उससे कई ज़्यादा हमें नुकसान होगा। अर्जुन की बात समझकर उसके बाबा ने कहा, ठीक है 2 दिन के बाद डील है, तुम देख लो, उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। अब जाकर अपने अपने कमरे में रेस्ट करो, ज़्यादा मत सोचो। बाबा के कहने पर अर्जुन ने मान्यता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा। मान्यता को यह डील वाली बात थोड़ी अजीब लगी तो उसने अर्जुन से पूछा, यह कौन सी डील है जिसके बारे में आप और बाबा इस तरह से बात कर रहे हैं? लेकिन वही आपका फ्रेंड व राघव जो चाहता है कि यह डील हो जाए। तभी अर्जुन ने मान्यता से कहा, मान्यता तुम्हें इस डील के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हम अपने हनीमून पर आए हैं तो तुम्हें मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखकर मेरे डिज़ायर्स बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम पर कूद जाऊं और तुम्हें कच्चा ही खा जाऊं। लेकिन कितनी देर से मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, अब यह मुझसे कंट्रोल नहीं होता है यार। इतना कहते हुए अर्जुन कमरे के अंदर घुसा। उसने दरवाज़ा बंद किया और टूट पड़ा मान्यता के होठों पर। मान्यता कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके होठों को अर्जुन ने अपने होठों के कब्जे में ले लिया और उन्हें बेदर्दी से किस करने लगा, जैसे कि उसे दोबारा मान्यता के होठों को किस करने मिलेगा ही नहीं। अर्जुन ने मान्यता के दोनों हाथों को अपनी एक कमर से पकड़ कर ऊपर उठाया, जिससे मान्यता का सीना भी थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा था, जिसे मान्यता अर्जुन को किस करते हुए ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। अर्जुन ने अपनी एक हाथ से मान्यता के दबाना शुरू किया, जिससे मान्यता की किस करने के बाद भी उसके मुंह से मौन की आवाज़ निकल रही थी। वह अर्जुन को रोकना चाह रही थी, लेकिन अर्जुन बेसब्र होकर उसके होठों को किस कर रहा था, यहाँ तक कि वह उसे अब बाइट भी करने लगा था। कुछ देर में ही किस करते हुए अर्जुन ने मान्यता को लिफ्ट कर ऊपर उठाया और उसके पैर को अपनी कमर के चारों तरफ लपेट दिया और वह उसे लेकर बेड के पास आ गया। वह मान्यता को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुकने लगा, लेकिन उसने अभी तक मान्यता के होठों को आज़ाद नहीं किया था खुद के होठों से, बल्कि उसकी किस तो और भी पैशनेटली और एग्रेसिव होती जा रही थी। मान्यता इससे तड़प रही थी क्योंकि अर्जुन अभी पूरी तरह से मचलने के लिए उसे पागल होने पर मजबूर कर रहा था। करीब 10 मिनट किस करने के बाद जब अर्जुन को महसूस हुआ कि मान्यता खुद को अब ढीला छोड़ चुकी है, बल्कि वह सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो अर्जुन ने उसके होठों को छोड़ा और उससे थोड़ा सा अलग हुआ। वह मान्यता के चेहरे को, जो कि अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे, उन्हें गहरी गहरी सांस भरते हुए देख रहा था। तभी अर्जुन ने अपनी सांसों को संभालते हुए मान्यता से कहा, तुम ना मुझे उकसाया मत करो, वरना तुम्हारे
लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझसे तंग आ जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना है और मेरे इस बेदर्द मोहब्बत को ज़िंदगी भर झेलना है। अर्जुन ये सब मान्यता के ऊपर लेटा हुआ ही कह रहा था, तो मान्यता ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, बेदर्दी पिया की बेदर्द मोहब्बत मुझे ज़िंदगी भर मंजूर है, अगर तुम प्यार से दो तो, क्योंकि मुझे भी तुम्हें अपने लिए तड़पता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन ये सब कहते हुए मान्यता को धीरे धीरे अर्जुन के पूरे चेहरे को अपने होठों से छू रही थी, जो अर्जुन को मान्यता की हरकतें और बेकरार कर रही थी कि अर्जुन मान्यता को और तड़पाए। तभी अर्जुन ने एक झटके से मान्यता के पहने हुए कपड़े को उसके बदन से अलग करके दूर फेंक दिया और उसकी होठों को और उसकी कॉलर बोन और गर्दन हर जगह उसे किस करने लगा, जिसे महसूस कर मान्यता अब धीरे धीरे सिहर रही थी और उसे वह सब करने दे रही थी जो अर्जुन करना चाहता था। तभी अर्जुन और मान्यता के पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि नीचे सभी उसका इंतज़ार भी कर रहे थे। इसलिए अर्जुन ने फटाफट अपने कपड़े खोले और मान्यता को किस करते हुए उसके आगोश में समा गया। मान्यता अब अर्जुन के इस झटके को महसूस करते हुए सिसकियाँ भर रही थी, तो अर्जुन को वो और पागल कर रही थी, उसे अपने मूवमेंट को बढ़ाने पर मजबूर कर रही थी। अर्जुन लगातार मान्यता के होठों को, उसके चेहरे को और उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए अपने हाथ उसके बॉसम पर चला रहा था, और उसकी स्पीड इतनी थी कि वो अपने मूवमेंट को बढ़ाए जा रहा था। करीब आधे घंटे तक वो मान्यता को प्यार करने के बाद अर्जुन सेटिस्फाइड होकर मान्यता के ऊपर ही लेट गया था, जिस पर मान्यता जो आंखें बंद करके अर्जुन को महसूस कर रही थी और मान्यता से जो प्यार से अर्जुन को पीठ को सहलाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शहर और आरुष दोनों एक होटल में पहुंचे, जहां आरुष ने जाकर रिसेप्शन एरिया पर आकाश के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने आरुष को और शहर को देखा, जो कि आकाश के बारे में उनके कस्टमर के लिए पूछ रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आरुष से कहा, देखिए सर, हमारे होटल की कुछ पॉलिसीज़ है कि हम अपने कस्टमर के बारे में किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकती। अभी आरुष रिसेप्शनिस्ट से कुछ कहता उससे पहले ही शहर ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, लिसन मैम, ये जो कस्टमर के बारे में आज पूछ रहे हैं ना, वो मेरा फ्रेंड है। एक्चुअली आज उसका बर्थडे है और हम दोनों ही उसका बर्थडे भूल गए थे। काम के बर्डन की वजह से अब वो हमसे नाराज़ होकर बैठा है, तो हमें पता चला है कि वो यहाँ आपके होटल में है, तो बस हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए आ गए हैं। तो क्या आप प्लीज़ हमें उसके रूम नंबर के बारे में बताएंगे प्लीज़। शहर ने इतना मासूम और क्यूट सा चेहरा बनाकर ये सब कहा था कि रिसेप्शनिस्ट को शहर की बात पर ज़रा सा भी डाउट नहीं हुआ, और उसने कहा, ओके जस्ट मिनट, मैं अभी बताती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर वह सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 322 में किसी के साथ है। इतना सुनते ही शहर तुरंत वहाँ से लिफ्ट की ओर चली गई। शहर के वहाँ से इतनी जल्दी से जाने से रिसेप्शनिस्ट शहर को देखते ही रह गए। तभी आरुष ने रिसेप्शनिस्ट का ध्यान अपनी तरफ करते हुआ, एक्चुअली वह उससे ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए वह इस तरह से बिहेव कर रही है। क्या आप मुझे उस रूम नंबर का सेकंड मास्टर की दे सकती हैं, क्योंकि हम रूम का डोर खोलकर अंदर जाना चाहते हैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए, प्लीज़। आरुष ने यह सब इतना पोलाइटली तरीके से कहा था कि वह एक फिर से उन्हें मना नहीं कर पाई, और उसने तुरंत ड्रॉ से रूम नंबर 322 का मास्टर की निकालकर आरुष को दे दिया। आरुष ने रिसेप्शनिस्ट से रूम कीज लेकर उसे थैंक यू कहा और वह भी लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट में जाकर शहर ने सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस किया, तब तक आरुष भी आ गया। दोनों जब सेकंड फ्लोर के उस रूम नंबर 322 के पास पहुंचे, तो शहर बेसब्र होकर आरुष के हाथ से रूम की कीज छीनकर उसने रूम की लॉक को लगाया और उसे खोलकर अंदर गई, तो उसने देखा कि आकाश वहाँ तान्या के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी शहर ने आरुष की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये कमीना इसी के साथ होगा, वह भी ऐसे ही कुछ कर रहा होगा। शहर के इतना बोलने पर आकाश, जो तान्या के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसने शहर और आरुष की तरफ देखा। उन्हें देखते ही उनकी आंखें हैरानी से फैल गई।
वह दोनों कमरे में अंदर आए कैसे? उसने तुरंत चादर खींचकर अपने ऊपर लपेटा और तानिया ने भी खुद को चादर से ढक लिया। वह आकाश के पीछे छुप गई। वहीं आकाश शहर के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में घुस गई। तभी शहर ने आकाश से कहा, अगर तुम्हारी फ्रेंड को चीट करके, उसे बदनाम करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हो तो मैं कमरे में तो क्या, तुम्हारी ज़िंदगी में घुसकर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से बर्बाद कर सकती हूँ, समझे? इतना कहते हुए शहर आगे बढ़ी और उसने 2-3 थप्पड़ लगातार आकाश के गालों पर जड़ दिए। आकाश शहर की इस हरकत पर बौखला उठा और उसने जैसे ही अपने हाथ उठाना चाहा तो तुरंत आरुष ने आकाश के हाथ पकड़ते हुए कहा, ना 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 बैड बॉय, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, और जब उसके साथ कोई लड़का हो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लड़के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी लेडी पर कोई हाथ उठाए, समझे? इतना कहते हुए आरुष ने आकाश के हाथों को झटका और एक थप्पड़ उसके गाल पर फिर से जड़ दिया। आकाश उसके मारे थप्पड़ से थोड़ा हिल गया। आरुष का चेहरा ऐसा नहीं था कि कोई उसे पहचान न सके। आकाश बखूबी पहचानता था आरुष को कि यह कौन है। फिर भी उसने अनजान बनते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और शहर के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इसने मुझे मारने के लिए अपने साथ लेकर आई है? फिर आकाश ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, तुम चाहे जो कर लो शहर, मैं तुम्हें वो फ़ोटोज़ तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मान्यता मेरी नहीं हुई तो वो किसी और की भी मैं उससे नहीं होने दूंगा। मैं वो फ़ोटो वायरल करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसका पति उसे रातों रात अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। उसके इतना कहते ही इस बार शहर बौखलाई हुई और अपने पैरों से आकाश को लात मारना शुरू किया। वहीं तानिया, वो जो आरुष के चार्म में खोई हुई थी, वो आकाश का पिटना तो देख ही नहीं पाई, मानो वह तो बस आरुष के अट्रैक्टिव जॉ लाइन और उसके 3 खुले हुए जो बटन, उससे सीना झलक रहा था बाहर की ओर, उसे देखकर बस वो आहें भर रही थी। अभी अगर उसे एक मौका मिलता तो वह चादर जो उसने अपनी बॉडी पर लपेट रखा था उसे फेंककर अपनी फिगर दिखाते हुए आरुष के बदन से जाकर लिपट जाती, लेकिन उसकी बुरी किस्मत आरुष वहाँ उसकी फिगर को, उसके अंदर की गर्मी को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि जो उसके साथ इंटीमेट होकर उसके ठंडा कर रहा था, उसे मारने आया था। आरुष ने झुककर आकाश के बाल पकड़े और उससे बोला, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? या लैपटॉप जो भी है जिसमें तुमने हमारी मैम का फ़ोटो रखा है, वह निकाल कर दो। अगर तुमने चीट करने की कोई कोशिश की तो तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम किस कोने में मिलोगे। तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुंबई के किंग वन एंड ओनली अर्जुन रघुवंशी की वाइफ मान्यता अर्जुन रघुवंशी के खिलाफ जा रहे हो। जैसे ही आकाश ने अर्जुन रघुवंशी का नाम सुना तो उसके होश ही उड़ गए। मान्यता अर्जुन रघुवंशी की वाइफ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मान्यता अर्जुन तक कैसे पहुंची? अर्जुन की शादी उससे कैसे हो गई? ये सारे सवाल आकाश के ख्याल में चलने लगे, लेकिन अभी उनके इन ख्यालों को कोई भी जवाब दे ऐसी हालत में वो नहीं था, क्योंकि वहाँ तो आरुष और शहर उसे कूटने के इरादे से आए थे। तभी आकाश ने डरते हुए कहा, रुको, मैं अभी फ़ोन देता हूँ। आरुष ने डरते हुए, आकाश हिलने लगा। उसने आरुष से अपने बाल छुड़ाए और अपना फ़ोन ढूंढने लगा। तभी तानिया जो साइड में खड़ी थी, उसने अपनी चादर को अपने सीने से थोड़ा नीचे किया और आरुष के पास आते हुए बोली, हे यंग मैन, अगर तुम चाहो तो हम एक डील कर सकते हैं और तुम आकाश को छोड़ने के बदले में जो चाहे वो ले सकते हो मुझसे। उसकी इस बेशर्मी को देखकर शहर झुंझलाने लगी। कहाँ वह अभी आकाश के साथ इंटीमेट हो रही थी और कहाँ वह अभी आरुष पर लाइन मार रही थी। शहर तुरंत आरुष के आगे आई और उसने तान्या का जो उसने चादर जो अपने सीने से थोड़ा नीचे किया था उसे ऊपर उठाकर जोर से नॉट बांधते हुए कहा, अपना यह फिगर किसी और को दिखाना, या इस जैसे आकाश को जो तुम्हारे आगे दुम हिलाते होंगे। अगर मेरे फ्रेंड के करीब आई ना तो मैं तुम्हें इस फिगर को आग लगा दूंगी, समझी? शहर ने उसे धक्का देकर वापस से बेड पर बिठा दिया। वहीं आकाश तुरंत मोबाइल लेकर आरुष के पास आया और उसने आरुष को फ़ोन देते हुए कहा, बस यह फ़ोटोज़ है मेरे पास, इसी फ़ोन में है, लैपटॉप में नहीं। तभी शहर ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और आरुष
को बिना देखे दिए उसने जल्दी जल्दी मान्यता की जितनी भी फ़ोटो उन फ़ोटो में थी उन्हें डिलीट करने लगा। वहीं आकाश शहर को ऐसा करते हुए देख रहा था क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कहाँ वह चाहता था कि वो इन फ़ोटोज़ के ज़रिए मान्यता को वापस लाएगा, क्योंकि जब वह मान्यता से अलग हुआ तो उसे मान्यता के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे वह मान्यता का इस्तेमाल करके इस मुंबई शहर का सबसे बड़ा रईस इंसान बन सकता था। लेकिन तभी उसे पता चला कि मान्यता की तो शादी हो चुकी है, वह अपने हस्बैंड के साथ पेरिस भी जा चुकी है। वह शहर के ज़रिए मान्यता को वापस से इंडिया बुला सकता था और इंडिया बुलाने के बाद मान्यता की फ़ोटोज़ की धमकी देकर वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने पर उसे मजबूर कर सकता था। लेकिन उसे क्या पता था कि मान्यता की जिससे शादी हुई है वह इतना पावरफुल इंसान निकलेगा। आरुष अभी शहर के साथ तस्वीरें डिलीट कर ही रहा था कि तभी आशा ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी शहर ने आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ से कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी थोड़े ही ना हम छोड़ने वाले हैं। आकाश शहर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी आरुष जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, आकाश ने अपने पैरों को उठाकर कसकर शहर के पेट में लात मारी और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। शहर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। तभी आरुष ने जल्दी से उसे थामा और उसे कंसोल करते हुए पूछा, शहर तुम ठीक तो हो ना? हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा शहर। तभी आरुष ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसने किसी को आकाश की डिटेल दी। इस होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहा। वहीं आरुष ने जलती हुई निगाह तानिया को देखते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि मेरी शहर को कुछ हो ना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड आकाश को तो जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए आरुष ने तुरंत शहर को अपनी गोद में उठाया और भागते हुए लिफ्ट की तरफ गया। जल्दी ही वह नीचे रिसेप्शनिस्ट एरिया से भागते हुए पार्किंग एरिया में आ गया। उसने शहर को पैसेंजर सीट पर बिठाया और डोर खोलकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड में होटल से बाहर निकला और रोड पर कार दौड़ाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और मान्यता के कमरे में मान्यता शहर की हालत से बेखबर और आकाश के चाल से बेखबर अभी अर्जुन की बाहों में अपना वक्त बिता रही थी। अभी एक दूसरे को प्यार करने के बाद अर्जुन और मान्यता दोनों ही एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनका डोर पर नॉक हुआ और एक सर्वेंट की आवाज़ आई, सर और मैं बड़े साहब ने आपको डिनर के लिए नीचे बुलाया है। नॉक की आवाज़ से अर्जुन की आंखें खुली तो अर्जुन ने कहा, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। अर्जुन के इतना कहने पर वह सर्वेंट वहां से चला गया। अर्जुन ने देखा तो मान्यता उसे अपने बाहों में लिए सुकून से सो रही थी। उसके हाथ अर्जुन की पीठ पर थे और अर्जुन के हाथ मान्यता के बौसम पर थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मान्यता को देखा और उसके ऊपर झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, जान उठो ना, भूख नहीं लगी है क्या? चलो, बाबा नीचे डिनर के लिए बुला रहे हैं। अर्जुन के इतना कहने पर मान्यता ने उससे मुंह फेर कर सोते हुए कहा, अर्जुन तुमने मुझे इतना थका दिया है, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अब कुछ भी नहीं खाना, तुम जाकर खा लो, मुझे अभी सोना है। इतना कहते हुए मान्यता ने एक पिलो उठाकर अपने कान के पास रखकर उसे जोरों से दबा दिया। लेकिन अर्जुन की अगली हरकत ने मान्यता को चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने आंखें खोलने पर अर्जुन धीरे धीरे मान्यता के पेट, कमर, बौसम और उसके निचले हर जगह पर अपने होठ चलाने लगा। उसने अर्जुन के सर को ऊपर कर उसे देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? अभी तो किया ना तुमने, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम में? अर्जुन मान्यता के चेहरे के पास आया और उसकी होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, तुम्हें देखकर मैं हर बार एनर्जी से भर जाता हूँ।
और तुम्हें प्यार करने पर मजबूर हो जाता हूँ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। तुम्हें ऐसे देखकर तो खुद पर कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहते हुए अर्जुन ने मान्यता के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। मान्यता ने अर्जुन की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी और उसे उस किस का रिस्पॉन्स करने लगी। अर्जुन मान्यता को किस करते हुए उसके अंदर समा चुका था और उसने खुद की मूवमेंट को जारी रखा था। उसके हाथ अभी भी मान्यता के सीने को प्रेस कर रहे थे। अर्जुन उसकी कॉलर बोन, उसकी गर्दन, हर जगह लव बाइट्स दे रहा था। तभी अर्जुन ने मान्यता से कहा, मान्यता, हमारा ये हनीमून है और हनीमून में हर वक्त ये सब ना हो तो क्या हनीमून। तभी मान्यता ने कहा, तो क्या तुम हर वक्त यही सब करने वाली हो। यहाँ बाबा है और फिर तुम्हारे फ्रेंड भी है, तो वो सब क्या ही सोचेंगे हमारे बारे में। तभी अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है जानवी क्या ऐसे ही दुनिया में आ गई। बाबा ने भी तो माँ से प्यार किया होगा। तुम्हें पता है बाबा कभी कभी हमें अपने बारे में बताते थे तो बाबा तो खुद हमसे ज़्यादा रोमांटिक थे अपने टाइम पर, और वह माँ को हर वक्त प्यार करते रहते थे। मैं और राघव उस वक्त बहुत छोटे थे तो उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बाबा उस वक्त हमारे सवाल को हंसी में टाल देते थे। लेकिन अब जब तुम हमारे पास हो तो मुझे समझ में आ गया कि बाबा वैसा क्यों कहा करते थे कि हर वक्त वो माँ को प्यार करते थे, क्योंकि वो भी माँ को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, जैसे कि मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तुम्हें प्यार करने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। देखो ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था, लेकिन अभी फिर से मैं तुम्हें कितना प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे पूरा करती हो और मुझे पूरा करने से मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ और करना भी चाहता हूँ। अर्जुन अपनी बातों से, हरकतों से मान्यता के अंदर सिर्फ मोहब्बत ही भर रहा था, ताकि मान्यता कभी उससे दूर ना जा सके। और मान्यता भी अर्जुन के इस प्यार को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। अर्जुन उसे प्यार कर रहा था। तभी मान्यता ने अर्जुन की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी और उसके चेहरे को अपने गर्दन में रख लिया। अर्जुन मान्यता के बालों से खेल ही रहा था कि तभी फिर से एक बार डोर नॉक हुआ और इस बार राघव की आवाज़ आई, अर्जुन सो गया क्या, डिनर के लिए चल, बाबा कब से हमारा वेट कर रहे हैं। तभी अर्जुन ने थोड़ी गुस्से से राघव से कहा, अबे साले, मेरी शादी हुई है, बीवी है मेरे साथ, मैं उससे प्यार भी तो कर सकता हूँ, और तू आ गया मुंह उठाकर मुझे बुलाने के लिए। तभी बाहर से राघव की हंसने की आवाज़ आई, हाँ हाँ कर ले प्यार, लेकिन बाबा को क्या कहेगा कि तू अपनी बीवी से प्यार कर रहा था। चल जल्दी नीचे आ, मैं तो जा रहा हूँ, फिर मैं ही बता दूंगा कि बाबा अर्जुन ने ऐसा कहा है। ये कहकर राघव वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा, कर ले जितना मज़ा करना है उसके साथ, फिर तो वह मेरे बिस्तर पर आएगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुझे एक बात बताओ, मैंने क्या सोचा है। मैंने पहले सोचा था कि मैं तेरी आंखों के सामने उसके साथ सब कुछ करूँगा, सब चीज़ करूँगा और तू देखेगा। ये सब कहते हुए राघव के चेहरे पर एक अजीब सी चमक नज़र आ रही थी, जो अर्जुन को बर्बाद कर देना चाहती थी और मान्यता को उससे छीन लेना चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे मान्यता से प्यार हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मान्यता अर्जुन की वाइफ थी और वह अर्जुन से बेइंतहा नफरत करता था। राघव के वहाँ से जाने के बाद मान्यता ने प्यार से अर्जुन के बालों को सहलाते हुए उससे कहा, अर्जुन, बाबा को इंतज़ार कराना सही नहीं है, अब उठो, चलो यहाँ से। मान्यता के इतना कहकर से पहले ही अर्जुन उसके ऊपर से उठ चुका था और बाथरूम की तरफ जा रहा था। उसने बाथरूम में जाते हुए कहा, मुझे पता है मान्यता, और मैं बाबा को कभी वेट भी कराना नहीं चाहता, बस तुम्हारे आगे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इतना कहते हुए अर्जुन बाथरूम में चला गया। वह कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आया और उसने मान्यता से कहा, जाओ तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मान्यता तो बस अर्जुन को ही देख रही थी।
थोड़ी देर बाद मान्यता बाथरूम में गई और वो भी फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अपने लगेज को खोलकर कपड़े निकालने के लिए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से अपनी कमर में हाथ रखा और उसने घूरकर अर्जुन को देखते हुए कहा, अर्जुन ये क्या है? अर्जुन जो मिरर के सामने अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था, वो मान्यता की आवाज़ सुनकर उसके पास आया और उससे बोला, क्या हुआ मान्यता? मान्यता ने सूटकेस जो खोला हुआ था, अर्जुन ने लगेज में रखे कपड़े को देखा और कहा, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि हम यहाँ रहेंगे, इसलिए मैंने ये सारी ड्रेस तुम्हारे लिए पैकिंग करवाई थी। उस लगेज में एक भी इंडियन ड्रेस नहीं था, उसमें सिर्फ शॉर्ट्स और बिकनीज ही थे जो अर्जुन ने मान्यता के लिए पैकिंग करवाई थी। मान्यता ने अर्जुन से कहा, और ये पैकिंग तुमने किससे करवाई थी? तभी अर्जुन ने मान्यता के सामने अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए उससे कहा, शहर से। मान्यता तो ये सुनकर शॉक्ड ही रह गई। मान्यता ने अर्जुन को हैरानी से देखते हुए कहा, अर्जुन तुम पागल वागल हो गए हो? तुमने शहर से कहकर ये बिकनी और शॉर्ट्स पैकिंग करवाए हैं और तुमने उससे कहा कैसे ये सब करने के लिए? तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे कॉल करके कहा कि हम हनीमून में मान्यता इंडियन ड्रेस पहनना चाहती है और मैं नहीं चाहता, तो तुम अपने अकॉर्डिंग उसके लिए हमारे हनीमून के टाइप के कुछ कपड़े उसकी पैकिंग कर दो। मान्यता जो बेड पर बैठी उसने अर्जुन को देखते हुए कहा, तो अब यह बोलो कि मैं तुम्हारे बाबा के सामने कौन से कपड़े पहन के जाऊं? इतना कहते हुए मान्यता वापस से जाकर उन्हीं कपड़ों को पहनने लगी जो वो इंडिया से पहनकर यहाँ आई थी। उसका गुस्सा देखने लायक था। अर्जुन जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। मान्यता भी गई और अर्जुन के पास। जिस चेयर पर अर्जुन बैठा था उसके बगल में मान्यता बैठ गई। वही सामने जानवी और राघव और बाबा बैठे हुए डिनर कर रहे थे। तभी जानवी ने मान्यता को देखकर उससे कहा, तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया? क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा एक ही ड्रेस में? मान्यता बेचारी वो क्या ही कहती। उसने अपने सर को झुकाकर कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई इंडियन ड्रेस नहीं है, बाकी हनीमून्स के लिए शॉर्ट्स है जो मैं बाबा के सामने नहीं पहन सकती। तभी बाबा ने मान्यता से कहा, इतना फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम मेरे लिए जानवी की जैसी ही हो, तो तुम्हें जैसी मर्जी हो वैसे ही कपड़े पहनना। अर्जुन मान्यता की तरफ थोड़ा झुककर कहा, मैं कल तुम्हारे लिए इंडियन ड्रेसेस लेकर आऊँगा, तुम्हें फ़िक्र करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। मान्यता की तरफ अर्जुन को यूँ झुकते देखकर जानवी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन खुद से मान्यता को सर्व करके डिनर करा रहा था। वहीं बाबा अर्जुन को इस तरह अपनी वाइफ की केयर करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं दो जोड़ी आंखें और भी थे जो अर्जुन को मान्यता के साथ ऐसे और इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उनका बस चलता तो वह अर्जुन और मान्यता को एक दूसरे से अलग ही कर देते, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों की बस में कुछ भी नहीं था। कुछ देर में सबका डिनर हुआ और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे। तभी बाबा ने रुककर अर्जुन से कहा, अर्जुन थोड़ी देर में मुझे आकर मेरे कमरे में मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दिए। वहीं अर्जुन जो अभी भी डिनर टेबल पर बैठा था और बाबा के वहाँ से जाने के बाद मान्यता से बोला, तुम चलो कमरे में, तुम सो जाओगी तब मैं आऊँगा बाबा के पास। तभी मान्यता ने कहा, नहीं तुम्हें बाबा ने बुलाया है ना, तुम जाओ बाबा से बातें करो, मैं कमरे में चली जाऊँगी। अब ऐसे क्या मैं अभी तुम्हें कुछ करने नहीं देने वाली हूँ जो तुम ये कह रहे हो कि मेरे सोने के बाद तुम जाओगे बाबा से मिलने, अभी जाओ। इतना कहकर मान्यता चेयर से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वही अर्जुन का मान्यता की बातें सुनकर मुँह ही बन गया। आज अर्जुन ने कहा, ओ माय डियर वाइफी, तुम चाहे जितना भी मना कर लो, लेकिन जब मैं तुम्हें छू लूँगा, तुम्हें प्यार करूँगा, तो तुम खुद मेरे प्यार में पिघल जाओगी और मुझे वह सब करने दोगी जो अभी तुम मना कर रही हो। वेट एंड वॉच वाइफी, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें तुम्हारी बाहों में लेकर सोने के लिए। इतना कहकर अर्जुन तुरंत चेयर से उठा और बाबा के कमरे की ओर चल दिया। वही मान्यता अभी सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी। वो आगे बढ़ती
उससे पहले वहाँ जानवी आ गई। मान्यता ने जानवी से कहा, क्या कोई बात है? जानवी उससे कुछ कहा नहीं। जानवी 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरी और मान्यता से बोली, आई ना मान्यता कि तुम अर्जुन की मॉम की पसंद हो और अर्जुन अपनी मॉम को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, चाहे वह कोई सामान हो या फिर तुम। लेकिन क्या तुम्हें अर्जुन से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी अर्जुन और तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो। इतने करीब भी आना अच्छी बात नहीं। मान्यता ने मुस्कुरा कर कहा, एक्चुअली जानवी, माना कि मैं अर्जुन की मॉम की पसंद हूँ, लेकिन हूँ तो अर्जुन की वाइफ, और जो हक मेरा है अर्जुन पर और अर्जुन का मुझ पर, वो हमारे एक दूसरे से दूर रहना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह मेरे करीब आए बिना तो रह नहीं सकता और मैं उसे खुद से करीब आने से रोक ही नहीं सकती, या यूँ कह लो कि मैं रोकना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बाहों में मुझे जो सुकून मिलता है वो उससे दूर जाने पर नहीं मिल सकती। तुम्हें क्या बताऊँ यार, जब वह मुझे अपनी बाहों में भरकर सोता है और प्यार करता है ना, तो मुझे तुरंत ही नींद आ जाती है। मतलब करवटें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसकी बाहों में मैं गहरी सांसें भरती रहती हूँ। इतना कहकर मान्यता जानवी के साइड से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई और जानवी के हाथ रेलिंग पर कसती चली गई, क्योंकि जो मान्यता अभी उसे बता रही थी उसे सुनकर तो जानवी का खून ही खौल उठ रहा था। जानवी जाती हुई मान्यता की पीठ को देखकर कहा, बस मान्यता, 1-2 दिन और जी लो अर्जुन की बाहों में ज़िंदगी, उसके बाद तो तुम्हें ऊपर ही जाना है। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हें वो राघव के नीचे दर्द तड़पना पड़ेगा, और मुझे पता है कि ये राघव कितना क्रूएल है और वो तुम्हें किस कदर से दर्द देगा। और तुम्हें पता है। ये कहते हुए जानवी पीछे मुड़ी तो उसके पीछे राघव खड़ा था। राघव ने जानवी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया और जानवी के होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, जो तुम चाहती हो वह पूरा करूँगा, लेकिन जो तुमने कहा है वह भी मुझे पूरा का पूरा चाहिए। इस बार जानवी ने राघव के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, हाँ हाँ मिल जाएगा, कहा तो था ना, मेरा काम पहले करो, उसके बाद मैं बाबा से बात करती हूँ। राघव जानवी के करीब आते हुए उससे बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरी क्रूएल्टी में मेरा साथ में शामिल होना चाहोगी? लेकिन तभी जानवी ने उसे मना करते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक ही इंसान को चाहा है राघव, और वह कौन है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तो प्लीज़ अपने इस डिज़ायर को अपनी उस सो कॉल्ड मान्यता के लिए बचा कर रखो, मेरे लिए नहीं। इतना कहकर जानवी ने राघव के हाथ को अपनी कमर से हटाया और वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आरुष शहर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अंदर इमरजेंसी वार्ड में शहर का ट्रीटमेंट चल रहा था। बाहर आरुष इसका इंतज़ार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। अगर शहर को कुछ हो गया तो वह क्या ही करेगा, जिसकी मोहब्बत में वह बिना इजहार किए जी रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो वह कैसे ही जी पाएगा। अभी बहुत ही खराब ख्यालात आरुष के दिल और दिमाग में उठ रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला जो कि शहर का था। उसमें उसने अंगद का नंबर डायल किया जो कि माय लव से सेव था। एक ही रिंग जाने पर अंगद ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, वही तो मैं सोचूं, आज दिन भर तो मुझे परेशान किए बिना रह कैसे गई। अब याद आ गई हो तो चलो जल्दी से, पहले मुझे एक प्यारा सा मेरा किस दे दो, के बाद ही कुछ कहना। अंगद की बातें सुनकर आरुष को उसके दिल में एक तेज चुभन सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अंगद से कहा, अंगद एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ सकते हो। शहर के फ़ोन से किसी लड़के की आवाज़ सुनकर अंगद थोड़ा सौर हो गया और उसने कहा, कौन बोल रहे हो तुम? शहर कहाँ है? उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आरुष ने कहा, रिलैक्स अंगद, मैं आरुष हूँ। आरुष तुम हॉस्पिटल आ जाओ, उसके बाद तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना कहकर आरुष ने कॉल कट कर दिया। वहीं अपने ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठा अंगद अब शहर के बारे में सोच रहा था कि आरुष ने उसे हॉस्पिटल इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, और अगर शहर को कुछ हुआ हो तो इस सोच से ही अंगद तुरंत अपनी जगह से उठा और अपना फ़ोन लेकर भागते हुए ऑफिस से बाहर चला गया। उसने अपनी बाइक ली और तुरंत हॉस्पिटल जो आरुष ने कहा
था वो वहाँ जाने के लिए वो निकल गया। यहाँ आरुष भी पूरे कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। तभी एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली जो शहर का ट्रीटमेंट कर रही थी। वह आरुष के पास आकर खड़ी हुई और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, कैसे पति हो तुम, अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते? अगर थोड़ी ऊंच नीच हो जाती तो तुम्हें पता है क्या हो जाता? तुम्हारा बच्चा भी मर सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि चोट यूट्रस से थोड़े ऊपर लगा। अगर ठीक यूट्रस के ऊपर लगता ना तो तुम्हारा बच्चा अभी मर जाता और तुम्हारी बीवी की जान को भी खतरा होता। लेकिन अब वो खतरे से बाहर है और तुम्हारा बच्चा भी। आरुष यह सब बातें सुनकर हैरानी से उस डॉक्टर को देखते हुए अपनी जगह पर जमसा गया और वहीं डॉक्टर के पीछे खड़ा अंगद भी हैरानी से उस डॉक्टर को देख रहा था। उसने अपने मन में बुदबुदाया, बच्चा मर जाता? किसका बच्चा? क्या शहर प्रेग्नेंट है? वो मेरा बच्चा है, वो मर जाता। इतना अपने मन में बुदबुदाते हुए वो आगे आता है। जैसे कि अंगद की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह पीछे थोड़ा लड़खड़ा गया। लेकिन तभी वहां लगी चेयर के हत्थे पकड़कर वो खुद को संभालकर तेज कदमों से डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से बोला, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे चोट लगी है और किसका बच्चा मर जाता? तभी डॉक्टर ने कहा आरुष को दिखाते हुए, यह अभी एक लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं जो इनकी पत्नी है। उन्हें चोट लगी है पेट पर, जैसे किसी ने उन्हें लात मारी हो और वह यूट्रस पर न लगकर थोड़ा ऊपर लगा, जो ठीक ही हुआ। नहीं तो उनके वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, उनकी जान को खतरा होता और उनका बच्चा भी मर जाता। लेकिन तभी डॉक्टर को सही करते हुए आरुष ने कहा, डॉक्टर वह मेरी वाइफ नहीं, इनकी होने वाली वाइफ है। आरुष के इतना कहते ही डॉक्टर अंगद की तरफ मुड़ी, लेकिन अब वह अंगद से क्या ही कहे ये सोच रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से और गलती की वजह से शहर को आरुष की वाइफ बता दिया। इससे उन्हें शर्मिंदगी भी हो रही थी। तो उन्होंने अंगद से बस इतना ही कहा, देखिए आपकी वाइफ को केयर की ज़रूरत है और अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपका बेबी को सिर्फ 3 वीक्स ही हुआ है, तो उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ और कुछ डाइट भी है जो आप उन्हें देते रहिएगा और रेगुलर चेकअप के लिए भी लेकर आइएगा। अंगद डॉक्टर की सारी बातें ध्यान से सुनकर उससे हाँ में हाँ सर हिलाते हुए बोला, डॉक्टर अभी मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर ने कहा, इट्स फाइन एंड बेबी आल्सो फाइन। उनके इतना कहते ही अंगद को उसके दिल में एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि अभी डॉक्टर के मुंह से ये सब निकलते कि शहर और उसकी बीवी दोनों खतरे में है तो उसकी सांसें रुक जाती। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि बेबी और बेबी की मम्मा दोनों बिल्कुल ठीक है तो अंगद को एक राहत महसूस हुई। वहीं जब आरुष ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि डॉक्टर ने शहर और बेबी की ठीक होने की बात नहीं कही, उसकी खुद की ठीक होने की बात कही है। आरुष ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह एक चैन की सांस ले रहा हो। अंगद ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर से कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखूँगा अपने और अपनी वाइफ और अपने बच्चे का। डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन किया अंगद को और वह फिर अपने केबिन की ओर बढ़ गई। तभी अंगद के सामने खड़ा आरुष उसे गले लगाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन ब्रो, कैन यू बी अ फादर? अंगद मुस्कुराते हुए आरुष की पीठ पर थपकी देते हुए बोला, थैंक यू। अगर तुमने उसे वक्त रहते हॉस्पिटल नहीं लाया होता तो शायद आज मेरा बेबी। लेकिन तभी आरुष ने अंगद को बीच में रोकते हुए कहा, हमने आज ही दोस्ती की थी ना, तो दोस्ती कहते हैं ना, नो सॉरी और नो थैंक यू की कोई जगह नहीं होती। थैंक यू मतलब फिर अब तो मैं अंकल बनने वाला हूँ, तो इस सॉरी की तो और भी कोई जगह नहीं है। तुम जाओ शहर से मिलो, मैं रिसेप्शनिस्ट से बिल क्लियर करके आता हूँ। शहर का नाम आने पर अंगद जल्दी से आरुष से अलग हुआ और उससे बोला, हाँ मैं भूल ही गया और मैं अभी जल्द से मिल कर आता हूँ, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। जाओ तुम भी तब तक मिलो। आरुष इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट एरिया की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में छपी नमी को अंगद देख ही नहीं पाया। आरुष ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, शायद इस जन्म में तुम मेरी नहीं हो, इसलिए तो तुम्हें प्यार की निशानी तुम्हारे अंदर सांस ले रही है और मैं इतना खोजगर नहीं कि उस नन्ही सी जान को उसके बाप से दूर कर दूँ। मैं तुम्हें
पाने की अब सपने नहीं देखूंगा, बस यही दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। यह सब धीमी आवाज़ में कहते हुए आरुष कॉरिडोर से रिसेप्शन एरिया की तरफ चला गया। अभी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह धड़कन उसके दिल की लास्ट धड़कन हो। जैसे दिया बुझने से पहले वो जोर जोर से फड़फड़ाता है, वैसे ही उसका दिल जो शहर के लिए धड़कता था, आज ही शहर के लिए वह आखिरी धड़कन है। वहीं अंगद वार्ड के अंदर गया तो उसने देखा बेड पर शहर आराम से लेटी हुई है। अंगद गया और उसने प्यार से शहर के गाल को छूते हुए कहा, शहर बेबी उठो, तुम्हें पता है तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। वह खुशी जिसके बारे में अभी मैंने सोचा भी नहीं था। वह खुशी एक मर्द को जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है और तुमने वह खुशी मुझे दी है। उठो शहर उठो। तभी शहर ने अपनी आंखें खोली और उसने अंगद को जब अपने पास देखा तो वह झट से बेड पर उठकर बैठी और उसने अंगद को अपने गले से लगा लिया। अंगद भी प्यार से शहर के बगल में बैठा और उसकी पीठ को सहलाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, कैसी हो तुम? शहर ने कहा, मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगी, मैं तुम्हें दोबारा अब देख नहीं पाऊंगी। शहर के इस बात को सुनकर अंगद हंसते हुए बोला, पागल लड़की, ऐसा नहीं बोलते। तभी अंगद ने शहर के हाथ को जो उसकी कमर पर था वह हटाकर शहर के पेट पर रख शहर से कहा, यहाँ कुछ फील हो रहा है क्या तुम्हें? शहर ने नासमझी से अंगद को देखकर अपनी सर को ना में हिला दिया। अंगद एक बार फिर से मुस्कुराते हुए नीचे झुका और अपने कान को शहर के पेट पर लगाकर कहा, बेबी, लगता है मम्मा को आपके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। मम्मा अभी आपको फील ही नहीं कर रही। आपकी मम्मा ना डॉक्टर बनने के काबिल नहीं, डॉक्टर बन गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आप कब से उनके अंदर सांस ले रहे हो। शहर अंगद की बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अंगद ने शहर के हैरानी भरे चेहरे को थामकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम प्रेग्नेंट हो शहर? हमने यह नहीं चाहा था कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो जाओ, लेकिन जब भगवान ने हमें यह तोहफा दिया है तो हम इसे संभालेंगे। मुझे ये बच्चा चाहिए शहर। लेकिन अंगद की बातें सुनकर भी शहर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। अंगद को ऐसा लगा जैसे कि शहर इस बच्चे को अभी रखना नहीं चाहती। ये सोचकर ही अंगद का चेहरा उतर गया। वहीं वार्ड से बाहर ग्लास विंडो से शहर और अंगद को देख रहा आरुष शहर को समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या शहर को वह बच्चा चाहिए या नहीं। लेकिन क्यों, वह तो उन दोनों के प्यार की निशानी है। फिर शहर ये बच्चा क्यों नहीं चाहती? उसको शहर की और अंगद की बातें साफ साफ सुनाई तो नहीं दे रही थी, क्योंकि वार्ड का डोर लगा हुआ नहीं था, वह हल्का खुला था, जिससे उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। आरुष गौर से उन दोनों को देख रहा था। जहाँ अंगद के चेहरे पर बच्चे के बारे में जानकर खुशी चमक रही थी, तो वहीं शहर के चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन था, जैसे कि वह बच्चा चाहती ही नहीं थी। अंगद ने शहर के चेहरे को थामा हुआ था, वो ऐसे ही थामकर थोड़ी जोर से उसे पूछा, शहर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम हमारे बच्चे को रखना नहीं चाहती? अंगद के जोर से बोलने से शहर जैसे अपने सेंस में वापस आई, जैसे कि वह अंगद की बातें सुनकर कहीं खो सी गई थी। तभी शहर ने अंगद से कहा, फिर से एक बार बोलो, तुमने क्या कहा? अंगद ने दोबारा कहा, मैं कह रहा हूँ, क्या तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती? शहर ने कहा, नहीं, यह नहीं, इससे पहले तुमने जो कहा वह कहो। तभी अंगद ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। हमारे प्यार की निशानी तुम्हारे अंदर सांस ले रही है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इसे रखना ही नहीं चाहती। क्यों शहर? इससे आगे अंगद कुछ कहता उससे पहले ही शहर उसके सीने से लगकर खुशी से चहकते हुए बोली, अंगद, अंगद, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई कांट बिलीव दिस कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमने तो यह चाहा ही नहीं था अंगद, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी अंकल। आई एम सो 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 हैप्पी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर शहर ने अंगद को छोड़ा और जैसे ही धकेलते हुए उससे अलग किया, फिर अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर शहर हंसते हुए बोली, बेबी, तुम मम्मा के पास आई हो। आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब मम्मा के पास आए। तुम्हारी मम्मा ना एक नंबर की डफ़र है। तुम मम्मा की इस गलती को माफ़ कर देना और मम्मा के लिए हमेशा ऐसे ही रहना, ठीक है? जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, मुझे तो तुम बहुत जल्दी चाहिए। इस बार सॉफ्ट होकर
अंगद शहर को देख रहा था कि अभी ये लड़की बिना किसी एक्सप्रेशन से सिर्फ उसे ही देख रही थी। अब उसे देख लो, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। तभी शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए अंगद को शहर ने देखकर कहा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अंगद, आई एम प्रेग्नेंट। हमारा बच्चा आने वाला है, हमारे प्यार की निशानी आने वाली है। तुम खुश नज़र नहीं आ रहे हो। शहर की बातें सुनकर अंगद को लग रहा था कि यह तो वही कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे अभी शहर को डांटने का काम अंगद कर रहा था इस बच्चे को न रखने वाली बात पर, वहीं अब शहर उस पर चिल्ला रही थी। तभी अंगद ने शहर को सीने से लगाते हुए उससे कहा, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे को। तब से इसी बात की तो खुशी मना रहा हूँ मैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वहीं उन दोनों की बात सुन कर दोनों शॉकिंग रिएक्शन देकर वार्ड के बाहर खड़ा आरुष दोनों की बातें सुनते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई कि दोनों ही एक दूसरे को उस चीज़ के लिए डांट रहे हैं जो दोनों चाहते हैं। उसने कहा, शायद इसलिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली शहर, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उस इंसान की झोली में गई जो तुम्हारी मोहब्बत से भी ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत करता है। आई एम हैप्पी फॉर यू शहर, आई एम हैप्पी फॉर यू। आरुष मुस्कुराते हुए वार्ड के अंदर घुसा और दोनों को एक दूसरे से चिपके हुए देखकर उसने बोला, थोड़ा तो शर्म कर लो, यह हॉस्पिटल है, तुम्हारा बेडरूम नहीं कि कहीं भी रोमांस शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर शहर और अंगद दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा, हम कौन सा सेक्स कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे के गले ही लगे हैं ना। उन दोनों की बातें सुनकर आरुष को लगा कि वो अपना चेहरा कहीं जाकर छुपा ले। दोनों बेशर्म सीधे के सीधे सेक्स की बात उसके सामने कर रहे थे। तभी आरुष ने कहा, तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो बेशर्म इंसान। चलो डॉक्टर ने शहर का डिस्चार्ज दे दिया है और मैंने बिल भी क्लियर कर दिया है, शहर को घर जाकर आराम देना चाहिए। उसके इतना कहने पर अंगद ने हाँ कहते हुए उसे बेड से उठाया और शहर को उठने में हेल्प करने लगा। शहर जैसे ही अपने पैर को नीचे रखी वैसे ही अंगद ने उसे अपने गोद में उठा लिया। शहर ने भी बड़ी प्यार से अपनी बाहें अंगद के गले में डाल दी और दोनों ही आगे बढ़ गए। अर्श उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ रहा था। उसे भी इंतजार था किसी ऐसे का जो उस पर हक जता सके, लेकिन जिसे उसने चाहा वह किसी और के हक में थी और आरुष सिर्फ उसके लिए खुश हो सकता था, उसका नहीं हो सकता था। लेकिन किसे पता था कि वक्त का पहिया ऐसा चलता है कि जो जिसकी किस्मत में नहीं होता वह उसे ज़िंदगी भर के लिए मिल जाता है, और जिसकी किस्मत में वह जाना चाहता है वह उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कहते हैं आपके प्लान्स कुछ अलग होते हैं, लेकिन आपके लिए ऊपर वाले ने प्लान्स हमेशा बेहतर बना रखा होता है। यही तो अभी देखना था कि आरुष ने जिसे बेइंतहा चाहा था, क्या वह उसकी किस्मत में आएगी। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में मान्यता रात भर करवटें बदल रही थी। वह अपने बेड पर, लेकिन अर्जुन रात भर नहीं आया। सुबह जब सूरज की किरणें और बालकनी से छनकर मान्यता के चेहरे पर पड़ी तो मान्यता ने आंखें खोलकर अपने दूसरे साइड बेड पर हाथ चलाकर देखा तो वहां पर अर्जुन नहीं था। मान्यता ने अलसाई हुई नज़र से घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। मान्यता फिर से सोना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें वहां आने लगी, जिसे सुनने के लिए वह बेड से उठी और बालकनी की तरफ चली गई। उसने देखा कि गार्डन एरिया में राघव, अर्जुन और जानवी तीनों फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई एक दूसरे से फाइटिंग कर रहा था। मान्यता ने देखा कि जानवी और अर्जुन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, वही राघव शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और बाबा उन तीनों को देख रहे हैं। तभी बाबा की नज़र बालकनी में खड़ी मान्यता पर गई तो बाबा ने मान्यता को इशारे से नीचे आने को कहा। मान्यता ने हाँ में सिर हिलाया और वह अपने कमरे से निकलकर गार्डन एरिया में आई। उसे देखकर बाबा ने कहा, तुमने ट्रैक सूट तो पहना ही नहीं, तुम प्रैक्टिस कैसे करोगी? तभी अर्जुन के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही जानवी ने बाबा से कहा, बाबा मान्यता एक नाजुक सी लड़की है, अगर वह किसी तरह की प्रैक्टिस करेगी और उसे चोट लग गई तो अर्जुन को लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर गलती से मान्यता के हाथ या पैर में फ्रैक्चर आ गए तो उनकी हनीमून ट्रिप का क्या ही होगा, इसलिए आप मान्यता को तो रहने ही दो। जानवी की बातें सुनकर मान्यता को बुरा नहीं लगा
क्योंकि मान्यता एक डॉक्टर है और जानवी को ये किसी और को भी उसके बारे में ये जानकर यही लगेगा कि वह इस तरह के खतरनाक काम कर नहीं सकती। इसलिए मान्यता ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, जानवी, किसी को भी उसके कपड़े और लुक से जज नहीं करना चाहिए जब तक तुम उसके अंदर झांक कर ना देखो। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।